जो है वो नेगोशिएशन करके भी देख लिया। सर, जैसा कि आपने कहा भी कि 800-2500 रुपए से काम कुल चलता मिला नहीं। के आप क्या कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन की वापसी नहीं होगी? मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने इस विषय पर करीब करीब 15-16 साल लड़ाई लड़ी है, और 2 साल तो पिछले बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। और जब प्रधानमंत्री जी ने बुला करके इस मामले पर बातचीत की, तो ये एक तरीके से मामला बिल्कुल साफ सामने आ गया कि भाई देखिए, अब आज के समय में अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। नहीं, तो लेकिन कर्मचारी संगठन तो आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन होना है, फिर एक इस वो महीने के आखिर में वो भी होने की। आंदोलन आंदोलन इससे पहले भी बहुत हुए हैं, और आंदोलन हम लोगों से ज्यादा किसी ने किए नहीं है। हमने जंतर मंतर क्या, पूरा दिल्ली जाम कर दिया, रामलीला मैदान में जितने लोग थे उससे ज्यादा पूरे दिल्ली में फैला दिए। और फिर जी। हमारे पास में लड़ने की हम लोगों में क्षमता है। हमें अगर लड़ने की बात कही जाए, तो अगर रेल बंद करी जाए तो फिर देश बंद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग ये सोचते रहते हैं कि देश भी चले और हमारे सरकारी कर्मचारियों का कोई नुकसान भी ना हो। तो नहीं, हम लोग लेकिन इस रास्ते पर जा रहे हैं कि जो भी पुरानी पेंशन स्कीम में सुविधाएं थी, वो हमको सारी की सारी बहाल हो जाए। सुक्कू। और हम ये बात आपको कहना चाहते हैं कि हमने पुरानी पेंशन स्कीम में जो चीजें थी, उनमें से 80% से ज्यादा जो सुविधाएं हैं उनको बहाल कराने का काम किया है। जो बची हुई हैं उनको भी निकट भविष्य में सरकार से बातचीत करके हल कराने का काम करेंगे। तो फिर बाकी सर, नाम नाम जिनको दूसरा आंदोलन क्यों करना रखना है है सर? उनको जैसा आप कह रहे हैं कि 80% कर ही शुभकामनाएं। दिया है, तो 20% के लिए नाम ही चेंज कर दे, यूपीएस को हो जाएगा ओपीएस कर दे। बस यही तो मुश्किल है। जो आप कह रहे हैं वो बात तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन सरकार के लिए टैक्स बहुत बेनिफिट मुश्किल है। देना हो सर, फैमिली पेंशन को 60% करना हो, 25 साल से सरकार 20 जो साल है वो करना हो। उसके लिए ये बहुत मुश्किल तलब काम है। वो उन्होंने जो काम किया है वो कितने दबाव में किया है, और उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ा है हम जानते हैं। नहीं, अगर लेकिन उनको क्या ये डर नहीं होता अगर उनको ये डर नहीं होता कि रेल बंद हो जाएगी, तो वो कभी ये भी नहीं करने वाले थे। जी। नहीं, लेकिन क्या एक बस और सवाल है कि क्या राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर विपक्ष की पार्टियां भी अब आपके साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में जो आपका हिमाचल कांग्रेस है प्रदेश। उनका, या जो महागठबंधन है, उन्होंने ये वादा कर दिया है कि पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन व्यवस्था राज्य कर्मचारियों के लिए आएगी। तो क्या एक बार फिर से पुरानी पेंशन का मसला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी 2-1 साल पहले, मतलब 18 के बाद एक तरह से यह मामला थमसा गया था। रवीन जी, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, और हम किसी के भी झांसे में आने वाले लोगों में नहीं है। जी। अटल जी के जमाने में जसवंत सिंह ने एक नोटिस निकाल करके जो है वो पुरानी पेंशन खत्म कर दी और नया पेंशन ले आया। और मनमोहन सिंह के जमाने में पीएफआरडीए एक्ट बना करके उसके ऊपर मोहर लगा दी गई, उसको सीमेंटेड कर दिया गया। तो मैं ये जो झांसा देने वाले लोग हैं, मैं जो है वो उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक विचारधारा नहीं, मेरी विचारधारा सिर्फ ये है कि हमारा जो सरकारी कर्मचारी है उसका कोई नुकसान नहीं हो। मुझे मालूम है ये सरकार बदल भी जाए, जो दूसरी सरकार आएगी वो भी ये सब नहीं करने वाली है। अभी कर्नाटका में उनकी सरकार है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो यूपीएस आया है बिल्कुल बहुत अच्छा आया है। उन सिद्धारमैया का बयान है, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि कैबिनेट में, उसके नेक्स्ट डे बेंगलोर में उन्होंने ये बयान दे दिया। हमारे जो राजस्थान में गहलोत साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो इसको बहाल कर देते हैं पुरानी पेंशन को, और फिर उसके बाद में हार भी गए, चुनाव भी हार गए, और उसके बाद में बहाल नहीं कर पाए। वो हिमाचल प्रदेश में कहा कि हम दे देते हैं इसको, तो फिर दे क्यों नहीं रहे उसको? तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार जो है हमारे पैसे वापस नहीं कर रही है। तो ये जो झोल है, ये इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को जो है वो समझते हैं कि ये मूर्ख है। तो सरकारी कर्मचारी मूर्ख नहीं है, सरकारी कर्मचारी सारी चीजों को समझता है। और हम किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, चाहे जिसकी सरकार रहे। हमको तो अपना जो कुछ भी मिलेगा वो अपने संघर्ष के बूते पे मिला है, संघर्ष के बूते पे ही मिलेगा। जी। बाकी एक बात मैं जानता हूँ कि जो चीजें हो सकती हैं वो उसके लिए भी हम लोग समझते हैं कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। अगर हम इन सब चीजों को नहीं समझेंगे
तो मैं नहीं समझता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से चलेंगी। और ठीक है, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक देशवासी भी हैं। हमें अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा और अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। मिश्रा सर, एक एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कर्मचारी संगठनों में ये भी एक रोष था कि देखिए देश में महंगाई जो है अब बहुत है। कहा जाता है कि जब डीए बढ़ता है तो 2%, 3% जो है लगातार ये जो है पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है। विकेश कुमार जी का भी एक सवाल है सर, वो भी कह रहे हैं कि डीए का जो फॉर्मूला है वो भी बदलना चाहिए। क्या आप इनसे, इनकी बातों से सहमत है सर? 2-3% डीए ना बढ़े, ज़्यादा बढ़े? नहीं, मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि जो हमारी जो बास्केट है और जो ये शिमला इंडेक्स है, ये इसको निश्चित तौर पे बदलना चाहिए। वर्तमान जो ज़रूरतें हैं, अगर उनके हिसाब से हम लोग महंगाई को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। हम कहते हैं महंगाई ना बढ़े, हमें महंगाई भत्ता चाहिए ही नहीं, लेकिन आप महंगाई के ऊपर रोक लगा दीजिए और महंगाई पे रोक लगा करके हमको कोई महंगाई भत्ता नहीं चाहिए। लेकिन महंगाई बढ़ती रहे और महंगाई उन चीज़ों की बढ़ती रहे जो आज कंजम्पशन में है। आप जो महंगाई भत्ता जिस पर कैलकुलेट होता है, प्राइस इंडेक्स जिस पे आप बनाते हैं, वो प्राइस इंडेक्स बनाने के लिए जो आप जो है वो चीजें ले रहे हैं उनको अपनी बास्केट में, वो बास्केट ही जो है वो आपकी आउटडेटेड है। तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे कि इस बास्केट को चेंज होना चाहिए। और उसके बाद में अगर मान लीजिए सरकार कहती है कि चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, महंगाई नहीं बढ़ रही, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमको महंगाई मत दीजिए। लेकिन महंगाई बढ़े तो उसका सही आकलन होना चाहिए और उसके आधार पर हमको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। उनमें अगर बढ़े हुए महंगाई भत्ता की बनता है तो निश्चित तौर पर सरकार को देना चाहिए। अब मिश्रा जी बस एक लास्ट सवाल और फिर हम वाइंड अप करेंगे शो को। मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा हूँ कि चूंकि पुरानी पेंशन से लेके 8वें वेतन आयोग तक जो तमाम कर्मचारी संगठन हैं उनमें एक राय कितनी है? क्या जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन नहीं आ सकती, लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन जो अलग अलग हैं वो आंदोलन के रास्ते पे भी हैं। यहाँ आपको अपने जो हिस्सा है वहाँ कर्मचारियों के साइड का जो हिस्सा है वहाँ पे आपको एक राय लाने में भी क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए प्रवीण जी, बात यह है कि हम लोग विभिन्न जो है वो मतांतर के लोग हैं। जैसे मान लीजिए हमारा संगठन ऑल इंडिया फेडरेशन है, तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोख से पैदा नहीं हुआ है। तो हम लोग जो है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट लोग हैं और इंडिपेंडेंट हो करके अपने संगठन को चलाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमको किसी अपने आका से, राजनीतिक आका से नहीं पूछना पड़ता है कि मेरी राय क्या होनी चाहिए। हम जो सरकार से बातचीत करते हैं और जो अपनी इंडिपेंडेंट राय बनाते हैं उसके आधार पर काम करते हैं। उसके आधार पर हम अपने कर्मचारियों के बीच में जाकर के उनकी राय लेते हैं और कर्मचारी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की राय से सहमत होते हैं। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पैदा बाद में होती हैं, पहले अपनी कोख से एक जो है वो ट्रेड यूनियन को जन्म दे देती हैं और वो ट्रेड यूनियन जो है वो अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर जो है वो काम करती हैं। उनका जो विचारधारा है उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करती हैं। तो मेरा तो यही सोच है कि जब तक ये राजनीतिक लोग जो है वो अपनी विचारधारा कर्मचारियों के ऊपर थोपते रहेंगे, तब तक इस तरीके के संशय बने रहेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग विशुद्ध रूप से इंडिपेंडेंट, फ्री और डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन में विश्वास रखते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, वो अपने तरीके से काम करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि टकराव भी बचेगा और कर्मचारियों का जो हित है वो भी उसके अंदर संभव हो पाएगा। मेरी अपनी फेडरेशन की, यूनियन की भी यही नीति है और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम। तो साथियों, शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना ये है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल होना संभव नहीं है। जैसे कि अभी उन्होंने बताया वीडियो में कि एनपीएस से यूपीएस कराने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, वे हम जानते हैं, यानी शिव गोपाल मिश्रा जी जानते हैं कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा यूपीएस लाने के लिए।
और 80% तक बोला जा रहा है कि ये जो हूबहू ओपीएस से मिलती-जुलती स्कीम बना दी जा रही है। 20% बोला बची है, वो आगे जाके कैसे न कैसे उसको करवाया जाएगा। बट जब रिपोर्टर सर ने ये पूछा कि भई जब आप ओपीएस जैसा ही बनवाना चाह रहे हैं इसको, तो फिर इसका नाम यूपीएस क्यों रखा गया? तो फिर आपने जवाब दोस्तों सुन लिया होगा। तो शिव गोपाल मिश्रा जी का अब एक जो स्टेटमेंट जैसे आपने सुना और आगे भी आप सुनते चले आ रहे होंगे, तो उनका दोस्तों यही कहना है कि सरकार अब ओपीएस देने में बिल्कुल भी आगे नहीं आएगी और भली-भांति जानते हैं वो कि क्या सरकार दे सकती है और क्या नहीं दे सकती है। दूसरी तरफ विजय कुमार बंधु जी और उनके जो भी कर्मचारी संगठन है, वे पुरानी पेंशन योजना हूबहू पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए डटे हुए हैं। उनका कहना ये है कि हमें सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, हमें ना एनपीएस चाहिए, ना यूपीएस चाहिए और आगे चल के कोई और स्कीम आती है और उसका नाम बदल दिया जाता है फिर से, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। देखा जाए तो दोस्तों यूपीएस और ओपीएस में अभी भी बहुत बड़ा फ़र्क है और ये जो यूपीएस है, वो मिलती-जुलती एनपीएस की तरह ही मानी जाएगी। अगर आप यूपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और बाद में वही कंट्रीब्यूशन के तौर पर आपको उसका 50% पेंशन दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो आपका पैसा ही आपको घुमाकर दिया जाएगा, जो कि 50% पेंशन बना दी जाएगी। और अगर हम एनपीएस में बात कर लें, तो एनपीएस में दोस्तों अगर आप नौकरी करते हैं, तो जब आप रिटायर जाएँगे तो जो हिस्सा आपको मिल जाएगा, वो हिस्सा भी अगर आप बैंक में डालकर उसका ब्याज खाएँगे, तो भी कुल मिलाकर पेंशन आपकी उतनी पहुँच जाएगी, जितनी आपकी उस टाइम पे बेसिक चल रही हो या हो सकता है उससे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाए। लेकिन यूपीएस में दोस्तों बेनिफिट ये है कि उसमें डीएडीआर लगेगा, एनपीएस में डीएडीआर नहीं लगेगा। लेकिन यूपीएस में ये भी है कि आप जब रिटायर होंगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ़ आपका जो 12 महीने का बेसिक निकलेगा उसका औसत निकाल के कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा और वो भी 60 साल में दिया जाएगा। यूपीएस में अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट के समय ही पेंशन स्टार्ट हो जाए, तो कह सकते हैं कि हाँ, यूपीएस में थोड़ा-सा ज़्यादा में फ़ायदा है बट आप पेंशन दे ही नहीं रहे हैं, आप पेंशन दे रहे हैं 60 साल के बाद और लेट्स सपोज़ अगर कोई कर्मचारी वीआरएस चला जाता है, तो फिर उसको पेंशन जब 60 साल के बाद मिलेगी तो बीच के दिनों में वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा, ये बहुत बड़ा सोचने का एक विषय है। परंतु सरकार इस विषय में क्यों नहीं सोच रही है, ये कोई नहीं जानता है। हालाँकि कर्मचारी संगठन अभी 25 नवंबर को एक बड़ी रैली के आयोजन के लिए लगे हुए हैं। देखना बाकी ये है कि आगे ये जो रैली होती है, तो इसमें क्या असर पड़ता है केंद्र सरकार के ऊपर या जैसे कि नॉर्मल वो इसको ट्रीट करते हैं, वैसे ट्रीट करेंगे, ये अभी देखना बाकी है। तो फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।